गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। चलिए, आज का सेशन जो देख रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए सबसे बड़ी बात देखते हैं अपना सब। आज का जो होगा ना वो पूरा महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके होगा, महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके होगा। और इसमें जो है आप लोग को ये सेशन भी आपको अल्टरनेट करके आते रहेंगे। ये रामबाण साबित होगा आगामी एग्जाम के लिए। आज आपको करंट इसीलिए कि नहीं दिए, करंट सब बच्चा लिख के कल लेकर के आइएगा। जितना वीडियो हो गया 39 तक है, 49 तक है, जितना हो गया उतना पूरा क्लियर करके ले आइएगा। फिर कल आपको करंट का वीडियो देंगे, ठीक। आइए आज अपना सब देखते हैं महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके। इसीलिए कहता हूँ कि आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं आज कि आइए तो आर्य शब्द का जो है ना शाब्दिक अर्थ, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, आर्य शब्द की शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ जन होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। तो ध्यान दीजिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है आर्य शब्द की। समझ गए ना? और उसके बाद ये अपना सब देखते हैं। आइए, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का जो है ना शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अब ये सबसे पहले बात देखते हैं कि सबसे बड़ी बात इसमें अपना सब ये देखते हैं, वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल जो है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। तो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व को वैदिक काल माना जाता, वैदिक काल माना जाता है। और उसके बाद ये मेरे प्यारे बच्चों, वैदिक काल, उसके बाद अपना सब आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया। दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद ये अपना सब आगे चलते हैं। उसके बाद अपना सब आगे आइए, काइटिन को कभी कभी समुद्री एक मिनट, काइटिन को कभी कभी समुद्री चूहिया कहा जाता है। काइटिन को
कभी कभी समुद्री चूहिया, क्या कहा, समुद्री चूहिया, समुद्री चूहिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्री कैटिन को कभी कभी समुद्री चूहिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्री चूहिया कहा जाता है। उसके बाद अब ये देखते हैं, समुद्री चूहिया कहा जाता है। उसके बाद ये देखते हैं कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 1968 ईस्वी में लागू हुआ था। बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 ईस्वी में बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। देखिए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 ईस्वी में लागू हुआ था। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 ईस्वी में। लेकिन अभी तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अभी तक बिहार में कितना बार लागू हो चुका है? देखिए, अभी तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। तो बिहार में अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? 8 बार। पहली बार कब लागू हुआ था? 1968 ईस्वी में। और सबसे अंतिम समय में 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। देखिए, बिहार में सबसे अंतिम समय में राष्ट्रपति शासन 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आगामी एग्जाम जो भी है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज होंगे। ये रामबाण साबित होंगे, इसलिए कि इसका भी आप लोग अपना नोट बनाइएगा और रिवाइज करते चलिएगा। हम आपको जब भी टेस्ट लेंगे इस सबसे भी टेस्ट लेंगे। आइए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। वैदिक काल का सेशन 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व को वैदिक काल माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा जो है ना, रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। कैटिन को कभी कभी समुद्री चूहिया कहा जाता है। तो कहेगा समुद्री चूहिया किसे कहा जाता है? तो कैटिन को कहा जाता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1968 ईस्वी में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अभी तक बिहार में कितना बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो 8 बार अभी तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और बिहार में अंतिम समय में राष्ट्रपति शासन 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। अब थोड़ा सा आगे देखेंगे, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं अपना सब। आइए देखते हैं अपना सब। अब हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो आइए, बड़ा ही ये महत्वपूर्ण सेशन है और एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ये आपके रामबाण साबित होगा और इनका देखना सबको अनिवार्य है। आइए अब अपना सब देखते हैं। तो राष्ट्रपति शासन, एक बार देख लीजिए। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में वर्णन है। किसमें वर्णन है? अनुच्छेद 356 में वर्णन है। उसके बाद आइए देखते हैं अपना सब कृत्रिम वर्षा जो है ना, कृत्रिम वर्षा में और कृत्रिम वर्षा बादल में जो है ना सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा बादल में, कृत्रिम वर्षा बादल में सिल्वर आयोडाइड और उसके बाद जो है ना पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। मतलब कृत्रिम वर्षा, मानव अगर वर्षा कराना चाहता है तो मानव वर्षा करा सकता है, उनके लिए बादल बनाना पड़ता है। किसको? तो कृत्रिम वर्षा बादल में सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का जो है ना, किसका? पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आइए अपना सब आगे देखते हैं, इस चीज को देखिए और उसके बाद अपना सब आगे चलते हैं। आइए अब आइए देखते हैं अपना सब छोटका जी के मान और गुरुत्व जनित त्वरण। आइए, गुरुत्वीय त्वरण जी, गुरुत्वीय त्वरण जी का अधिकतम मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, गुरुत्वीय त्वरण जी का जो है ना अधिकतम मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। किसका? ये जी का मान। और ये जी का मान जो है ना परिवर्तनशील होता है। ये मान ये जो है, इस जी का मान जो है ना बदलते रहता है, मतलब परिवर्तनशील होता है। मतलब जी का मान जो है ना परिवर्तनशील होता है, मतलब छोटका जी का मान ये बदलते रहता है। ये छोटका जी का गुरुत्वीय त्वरण जो है ना जी होता है क्या? गुरुत्व जनित त्वरण होता है। समझ गए ना? इसका मान सबसे अधिकतम होता है दोनों ध्रुव पर। जैसे ये ध्रुव है ना, ये भी ध्रुव, ये भी ध्रुव, ये इक्वेटर, तो ये भी NP नॉर्थ पोल, या SP ये साउथ पोल, ये इक्वेटर, ये क्या हो गया? ये इक्वेटर हो गया, मतलब ये विषुवत रेखा हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव। तो दोनों ध्रुव पर जी का मान जो है ना, दोनों ध्रुव पर छोटका जी का मान अधिकतम होता है।
और विषुवत रेखा पर जी का मान जो है ना, छोटका जी का मान न्यूनतम होता है। स्थिर का मतलब होता है अधिकतम, स्थिर का मतलब होता है न्यूनतम। तो क्वेश्चन पूछेंगे छोटका जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, तो दोनों ध्रुव पर होता है। और छोटका जी का मान सबसे कम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर होता है। समझ गए ना। लेकिन आइए, तो अब बड़का जी का मान, आइए बड़का जी का मान जो होता है, तो बड़का जी का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ये बड़का जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी होता है। किसका, जी का मान। और ये मान कांस्टेंट होता है, ये मान बदलता नहीं है, ये मान फिक्स होता है। इसको बड़का जी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नियतांक मतलब कांस्टेंट होता है, जो नहीं बदलता है उसी को नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को नियतांक कहते हैं। तो छोटका बड़का जी का मान फिक्स होता है, ये कभी नहीं बदलता है। और ये मान हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था ये मान। तो चलिए आइए, कहता राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में वर्णन है। कृत्रिम वर्षा बादल में जो है ना, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। मतलब इसी सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग करके कृत्रिम वर्षा मानव खुद जब चाहेगा तब वर्षा कर सकता है, करवा सकता है। आइए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये मान बदलते रहता है, छोटका जी के मान, मतलब ये मान परिवर्तनशील होता है। इसका मान दोनों ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, और विषुवत रेखा इसको बोलते हैं यहाँ सबसे कम होता है। और बड़का जी का मान 6.67 इंटू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और ये मान इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बड़का जी का। और ये मान कभी बदलता नहीं है, ये फिक्स रहता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। तो आइए अब आगे चलते हैं। आइए, आप लोग से क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। हाँ, क्वेश्चन क्या है, आप लोग से क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग कि पहला क्वेश्चन, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। अगला लिखिए अपना सब, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, ये पहला प्रश्न। और अब उसके बाद आप लोग लिखिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि 2024 ईस्वी में कितने व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया।
तीसरा और चौथा क्वेश्चन लीजिए आप लोग। हाँ, चौथा क्वेश्चन लीजिए आप लोग, जो है ना, ऋग्वेद के किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है? ये आइए पांचवा क्वेश्चन लीजिए आप लोग। पांचवा क्वेश्चन लीजिए। तो पांचवा क्वेश्चन आप लोग, एक मिनट, पांचवा क्वेश्चन लीजिए आप लोग। ये बताइए एल्केन का सूत्र क्या होता है? एल्केन का सूत्र क्या होता है? ये 5 क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ और हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? 2024 में कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया? हाँ, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है? और एल्केन का सूत्र क्या होता है? हम आपका कल देखिएगा पूछेंगे। सब व्यक्ति इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं अपना सब। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट? तो आइए अब आगे चलते हैं अपना सब। आइए अपना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब आइए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में 110 में धन विधेयक का परिभाषा दिया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को जो है ना परिभाषित किया गया है। अब एक क्वेश्चन है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये डिसाइड करता है, ये निर्णय लेता है लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष रूप में कभी शपथ नहीं लेता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह अध्यक्ष रूप में कभी शपथ नहीं लेता है। आइए आगे देखते हैं अपना सब कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। देखिए, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अरे कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेता है। वही डिसाइड कर सकता है कोई विधेयक है या नहीं। एक क्वेश्चन और, लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है।
तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष रूप में शपथ लेता है? नहीं लेता है, ये शपथ नहीं लेता है। उसके बाद आइए देखते हैं, बायोगैस के प्रमुख घटक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बायोगैस का प्रमुख घटक, बायोगैस का प्रमुख घटक जो होता है, और बायोगैस का प्रमुख घटक क्या? बायोगैस का जो है प्रमुख घटक मीथेन CH4 मीथेन का सूत्र होता है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 इसका सूत्र होता है। प्रश्न पूछेंगे, बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। समझ गए ना? जैसे पेड़ पौधा गोबर बरसाता गलता है ना, उनसे यही गैस प्राप्त होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सब। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर आगे अपना सब चलते हैं। आइए, अपना सब हो गया होगा, ले लिए होंगे। चलिए, और बड़ा शानदार ये सेशन है आप लोग के लिए, काफ़ी ये महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। समझ गए ना? तो आप लोग लिखिएगा और रिवाइज कीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा। समझ गए ना? बहुत ही शानदार ये झकास है। समझ गए ना? इसीलिए कहता हूँ, रख हौसला हुआ मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ, ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलने का मजा भी आएगा। तो अब आइए देखते हैं, दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहा में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन। अब सबसे बड़ी बात देखते हैं, दूध से दही बनना ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, लेकिन ये होता है विधि कौन सा? रासायनिक विधि होता है। आइए, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना यह एक रासायनिक विधि है। यह क्या है? यह एक रासायनिक विधि है। दूध से दही बनना यह एक रासायनिक विधि है, लेकिन दूध से दही जो बनता है लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध से दही लैक्टिक अम्ल, दूध से दही लैक्टिक अम्ल के कारण बनता है। आइए, ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है।
ऑपरेशन फ्लड का ही हिंदी नाम है श्वेत क्रांति। क्या नाम है? श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड का ही नाम क्या है? श्वेत क्रांति। या श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। इसका जनक वर्गीज कोरियन को माना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है, काफ़ी ये महत्वपूर्ण है और काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब ये अपना सब आगे देखते हैं कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में बंगाल को दो भागों में बांटा। तो ये बंगाल को बांटा था फूट डालो राज करो के नीति को अपनाते हुए धर्म के आधार पर बंगाल को दो भागों में बांट दिया। मेरे बच्चों, जहाँ धर्म आ गए ना, वो मुद्दा स्वतः विवादित हो जाता है। जहाँ भी धर्म शब्द आ गए ना, तो यहाँ था अंग्रेज का मंशा बंगाल का बांटना, बंगाल का विकास नहीं था। यहाँ बंगाल का बांटने का मतलब था अंग्रेज को अपना स्वार्थ पूरा करना, कि भारतीयों को आपस में लड़ाना और अपना आगे शासन करना। इसी को कहा गया फूट डालो राज करो के नीति अपनाते हुए धर्म के आधार पर हरामखोर लॉर्ड कर्जन, क्योंकि आज मेरा आजकल बंदूक टूट गया है, इसलिए मैं बंदूक लेकर आता ही नहीं हूँ। आज मैं बंदूक खरीदना पड़ेगा, तब फिर इसको लाता, तब इसको बंदूक से ठोक देते, जिसने बंगाल को दो भागों में बांटा था। तो यही बांटा था। अब उसके बाद आइए अपना सब आगे चलते हैं। उसके बाद अपना सब क्या चलते हैं? आगे चलते हैं। अब आइए देखते हैं अपना सब कि कोशिका की खोज। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था। कोशिका सेल, इंग्लिश में इसको सेल बोलते हैं। और जबकि कोशिका के जो है ना, कोशिका के नाभिक का खोज, आइए, कोशिका के केंद्रक का खोज, आइए, कोशिका के नाभिक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका खोज किसने किया था? कोशिका के नाभिक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आइए, दूध से दही बनना यह एक रासायनिक विधि है। दूध से दही लैक्टिक अम्ल के कारण बनता है। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड को हिंदी में श्वेत क्रांति बोलते हैं। इसका जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांटा था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका के नाभिक या केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपना सब आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर से अपना लोग आगे चलते हैं। ले लिए होंगे अपना स्क्रीनशॉट, तो आइए अब आगे चलते हैं अपना सब। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सेशन है ये। आज का वीडियो काफ़ी आपके एग्जाम में जो है ना धज्जियाँ उड़ा देंगे। हाँ, समझ गए ना, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बन रहा है। अब आइए देखते हैं, एक व्यक्ति है ज्योतिबा फुले। एक व्यक्ति कौन है? ज्योतिबा फुले।
एक व्यक्ति का नाम आ गया है, उसका नाम क्या है? ज्योतिबा फूले। आइए, ज्योतिबा फूले। ये ज्योतिबा फूले जो है ना, दलित वर्गों को, नीच जातियों के ऊपर ब्राह्मण शासन करता था। दलित वर्ग, नीच जाति ब्राह्मणों का गुलाम था। उस ब्राह्मणों से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया ज्योतिबा फूले। आपने, हाँ, क्योंकि नीच जाति जो है, दलित वर्ग जो है, उसके ऊपर शासन चलता था ब्राह्मण का, और उनसे छुटकारा दिलाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया कौन? ज्योतिबा फूले। और इसने क्या किए कि 1873 ईस्वी में जो है ना, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। ये जो है 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना, 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। और इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी। इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी इनकी एक पुस्तक है, समझ गए? इस पुस्तक का जो है ना, ये पुस्तक का गुलामगिरी किसके पुस्तक है? तो ये ज्योतिबा फूले के हैं। और इसने क्या किया? इसने जो है ना, ज्योतिबा फूले ने दलितों को ब्राह्मण से मुक्ति दिलाया था। आइए, ज्योतिबा फूले ने दलित वर्ग को ब्राह्मणों से मुक्ति दिलाया था। प्रश्न पूछेंगे, दलित वर्गों को ब्राह्मणों से मुक्ति किसने दिलाया था? तो ज्योतिबा फूले ने दिलाया था। इनकी पुस्तक तो गुलामगिरी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले कितना ईस्वी में किए थे? 1873 ईस्वी में किए थे। 1873 ईस्वी में किए थे। एक बात आइए, हाँ, तो एक आइए देखते हैं अपना लोग कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया। तो 1923 ईस्वी में स्वराज 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1923 ईस्वी में। और स्वराज पार्टी की स्थापना किया था आपको मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसका संस्थापक देखिएगा, इसका संस्थापक लिखिएगा मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। आइए, ज्योतिबा फूले 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया और इनकी पुस्तक गुलामगिरी
है। ज्योतिबा फुले ने दलित वर्गों को ब्राह्मणों से मुक्ति दिलाया, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई और इस पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सब। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर अपना सब आगे चलते हैं और बहुत ही शानदार और झकास होने वाला है। अब आइए देखते हैं अपना सब। आइए अपना सब देखते हैं, हो गया होगा। आइए अब आइए देखते हैं अपना सब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना संस्थापक इसका संस्थापक है ए ओ हुयूम। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है ए ओ हुयूम को और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। अब आइए तो उसके बाद देखते हैं इसके कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बना था कौन? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी बना था प्रथम अध्यक्ष। और उसके बाद आइए तो कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। आइए स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन वायसराय था। ये जो लाइन काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? कांग्रेस के स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन वायसराय था। इसका प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। इसका संस्थापक ए ओ हुयूम। इसकी स्थापना मुंबई में। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को हुआ था। आइए इसके प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? श्रीमती एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी? श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो आप लोग से क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? आप लोग दीजिएगा जवाब। एक प्रश्न आप लोग के लिए। आइए कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ये प्रश्न आप लोग दीजिएगा
क्या ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को हुआ। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। संस्थापक कौन है? ए.ओ. हुजूम है। प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। संस्थापक मतलब स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन वायसराय था भारत का। प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे अपना लोग चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो आइए आज आप लोग कमेंट बताइए कि कितना ये अच्छा रहा आप लोग के एग्जाम के लिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है या नहीं? आप लोग को पढ़ने से ही पता चल जाएगा कि नहीं ये सचमुच में आप लोग के एग्जाम के लिए कितना ये महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आइए आगे देखते हैं अपना सब। आइए अब देखते हैं हीराकुंड बांध। हीरा वैसे महान होता है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, हीरा को वैसे महान की कैटेगरी में रख दीजिए ना, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। और ये किस राज्य में है? ये ओडिशा राज्य में है। अब आइए देखते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। तो ओडिशा अपना बिहार से ही अलग हुए। ओडिशा जो है 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को अपना बिहार से अलग हुए ओडिशा। और देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम इसी उड़ीसा के अंतर्गत है। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के अंतर्गत भारत का सबसे बड़ा तटीय झील चिल्का झील यहीं स्थित है। चिल्का झील खारे पानी का झील है। समझ गए ना? तो आइए इन शब्दों को अपना सब लिखते हैं। आइए कि ओडिशा 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था। तो ये बिहार से कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को ओडिशा बिहार से अलग हुआ। राजधानी जानबे कहते हैं, राजधानी भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। आइए भारत का सबसे बड़ा तटीय झील चिल्का झील है, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। आइए थोड़ा सा इंक दे देते हैं तो और अच्छा से दिखाई पड़ेगा। अभी तो मेरे प्यारे बच्चों इंक का भी दाम नहीं निकल पा रहा है। समझ गए ना? अभी तो अपना ही सब कुछ पॉकेट से लगाना पड़ रहा है। आप लोग प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। और उसके बाद मैं आप लोग को मैं जीके जीएस में खूंखार बना दूंगा। कोई भी आपका मित्र दिल्ली में पढ़े, पटना में पढ़े, सीधा उससे ये सेशन पढ़ के उनको आप पिछाड़ सकते हैं। और ये सेशन को पढ़ के मेरे प्यारे बच्चों आपका सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में हो जाएगा। पर ये है आपको क्या? एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक है हम आपके एग्जाम के लिए।
ये रामबाण साबित होगा, ये मेरा दावा है। विश्वास कीजिए, इसकी नोट बना करके और रिवाइज कीजिए और कोई भी सेट लगाइए, देखिए मजा आएगा, मजा आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं अपना से एक चीज और देखते हैं। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। कौन सा है? तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है। कौन सा है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, जो ओडिशा राज्य के अंतर्गत है। बिरसा मुंडा को धरती बाबा या चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसे धरती बाबा, कौन सा बाबा? धरती बाबा या चमत्कारी बाबा, चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बिरसा मुंडा को। इसे चमत्कारी बाबा या धरती बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बिरसा मुंडा को। तो आइए, हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, जो किस राज्य में? ओडिशा राज्य में स्थित है। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ। कौन? ओडिशा अलग हुआ। राजधानी कहाँ? भुवनेश्वर। समझ गए? ये भारत का सबसे बड़ा तटीय झील कौन है? चिल्का झील है, जो कहाँ पे है? ये ओडिशा राज्य के अंतर्गत है। आइए, विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। इसे धरती बाबा या चमत्कारी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? बिरसा मुंडा को। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे अपना सब। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपना सब आगे चलते हैं, इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ले लिए होंगे, आइए अपना सब आगे चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए आगे चलते हैं अपना सब। आइए देखते हैं कवक के अध्ययन को। आइए, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। माइकोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। और ये कवक जो है ना, मानव में गंभीर रोग उत्पन्न करता है। ये मानव में जो है ना, इससे मानव में होने वाला रोग, तो किससे? कवक से होने वाला मानव में रोग दाग हो गया, खाज हो गया, खाज खोजली, दम्मा, दाग हो गया, खाज हो गया, दम्मा हो गया, गंजापन, बाल टूटना, गंजापन होना, ये सब हो गया। आपको है ना, दाग, खाज, दम्मा, गंजा, ये सब मानव में रोग होता है। किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। और कवक जानते हैं, फसल में 2 प्रकार के गंभीर रोग उत्पन्न करता है, रस्ट और मस्ट। ये 2 रोग है जो आपको जो है ना, पेड़ पौधा में गंभीर रोग उत्पन्न करता है। पहला हो गया रस्ट रोग, ये होता है सरसों में। उसके बाद मस्ट रोग, ये होता है गेहूं में। तो कहेगा कि रस्ट और मस्ट, ये दोनों रोग किससे होता है? कवक
से होता है। रस्ट किस में होता है? सरसों में। र यहाँ भी है, यहाँ भी र है। और मस्ट कहाँ है? र किस में होता है? गेहूं में होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। और शैवाल जो है ना, इसका निम्न उपयोग है, इसका निम्न उपयोग है दैनिक जीवन में। जैसे अपना सब देखते हैं, आयोडीन के रूप में, अनुसंधान मतलब रिसर्च के रूप में इसका प्रयोग होता है, भोजन के रूप में, समझ गए ना। तो इस सब इसका जो है इसका उपयोग, देखिए इसका उपयोग इसका उपयोग जो होता है भोजन के रूप में, भोजन के रूप में, आयोडीन के रूप में, अनुसंधान के रूप में, हाँ भोजन के रूप में, आयोडीन के रूप में, अनुसंधान के रूप में, और जन आयुर्वेद के रूप में, आयुर्वेद के रूप में किसका प्रयोग होता है? शैवाल का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? शैवाल का प्रयोग। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इससे मानव में होने वाला रोग, दाग हो गया, खाज खोजली हो गया, दम्बा हो गया, गांजापन हो गया, और ये पेड़ पौधा में गंभीर रोग उत्पन्न करता है। रस्ट सरसों में, मस्ट गेहूं में, और कवक शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसका उपयोग भोजन के रूप में, आयोडीन के रूप में, अनुसंधान के रूप में, आयुर्वेद के रूप में, या आयुर्वेद मतलब औषधि मतलब हो गया इलाज के रूप में, इसका ये सब प्रयोग है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अपना सब स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं फिर से अपना सब। आइए ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट, तो अब आइए चलते हैं। आइए तो लाल रंग का तरंग, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। किसका? और इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। उसके बाद आइए अपना सब देखते हैं,
उसके बाद अपना सब देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर एक पार्सेक बराबर, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। देखिए, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष से सबसे लंबी दूरी मापा जाता है। देखिए, इससे सबसे लंबी दूरी मापा जाता है, किससे? प्रकाश वर्ष से। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, और प्रकाश वर्ष से सबसे लंबी दूरी मापा जाता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए और आज का सेशन यही समाप्त करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, आज स्क्रीनशॉट लीजिए और ले लिए होंगे, और बताइए आप लोग को कैसा लगा ये मेरा सेशन। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, लिख करके कल कॉपी जरूर लेकर आइएगा। मैं चेक करूँगा और पूछताछ भी करूँगा, और आप बताइएगा कैसा सेशन रहा आपके एग्जाम के लिए। काफ़ी ये महत्वपूर्ण होंगे, ये मेरा दावा है। चलिए, आज के साथ यही रखते हैं। लाइक कर दीजिएगा, बटन दाब दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।